तो स्टडी आर्ट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं गवर्नर जनरल के बारे में, यानी कि बंगाल का गवर्नर, इसके अलावा बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर भारत का गवर्नर, फिर भारत का गवर्नर जनरल, उसके बाद वाइसराय, इन सबों के बारे में एक डिटेल्ड स्टडी करने वाले हैं। सो लेट्स यू नो स्टे ट्यून स्टडी आर्ट। आइए हमारे साथ और यहाँ पे एक एक करके इन सभी बातों को देखने का प्रयास करेंगे। हमारा आज का टॉपिक होगा कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। सबसे पहले अगर हम बंगाल के गवर्नर का बात करें तो जिसका नाम है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव दो टर्म में भारत आता है, एक 1757 से 1760 ईस्वी के बीच में और दूसरा 1765 से 1767 के बीच में। इसके शासनकाल में बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत किया जाता है। इसके तहत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण एवं विदेश मामला कंपनी के अधीन होता है, जबकि भारत की शासन चलाने की जिम्मेदारी नवाब के हाथों में होती है। द्वैध शासन का मतलब यही होता है कि भाई साहब, पैसा तो हम वसूल करेंगे लेकिन शासन का संचालन तुम करेगा। विदेश के साथ, दूसरे राज्य के साथ, इसके अलावा जो कुछ भी हित का है, स्टेट हित के लिए वह बात हम करेंगे, लेकिन सेना का संचालन तुम्हारे माध्यम से हम करेंगे, नवाब के माध्यम से करेंगे। यही है क्या? तो यही है द्वैध शासन। यहाँ पे मुगल सम्राट जो है शाह आलम द्वितीय रहता है, इलाहाबाद की संधि करता है 1765 ईस्वी में, अर्थात बक्सर की लड़ाई जब हार जाता है तो 1765 में इलाहाबाद की द्वितीय संधि होता है। इसके द्वारा यहाँ पे कंपनी के संरक्षण में ले लिया जाता है किसको? तो यह ले लिया जाता है शाह आलम द्वितीय को। और इस संधि के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी को देश की राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था में दखल देने का अवसर मिल जाता है। यहीं से भारत में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ जाती है। होता कुछ यह है कि 1764 ईस्वी में तीन सेनानायक, एक तो बंगाल का शासक, दूसरा अवध का नवाब और तीसरा दिल्ली का बादशाह, तीनों मिलकर के लड़ाई करता है अंग्रेज के खिलाफ, लेकिन 1764 की बक्सर लड़ाई में हार जाता है। फलस्वरूप इलाहाबाद में दो संधियां होती है और इलाहाबाद की द्वितीय संधि 1765 के माध्यम से यह जो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय रहता है, उससे बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कौन ले लेता है? ईस्ट इंडिया कंपनी ले लेता है। वही बात यहाँ पे कहा गया है। तो यहीं पे हम देखते हैं, जब यहाँ से जब द्वैध शासन की शुरुआत करता है तो यहीं पे इस बात का जिक्र किया गया है। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए दो उप दीवान का नियुक्ति करता है। बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए राजा सीताब राय का यहाँ पे नियुक्ति किया जाता है। अब देखिएगा, यहाँ पे एक पॉइंट बना के लिखा हुआ है, रॉबर्ट क्लाइव ने जेम्स रेनेल को हिंदुस्तान का मानचित्र तैयार करने के लिए कहा था। भारत का पहला मानचित्र 1767 ईस्वी में रेनेल ने बनाया था, इसीलिए बंगाल एटलस में इसे चित्रित किया गया और जेम्स रेनेल को भारतीय भूगोल का पिता कहा जाता है। रेनेल को याद रखिएगा, भारतीय भूगोल का पिता जेम्स रेनेल को कहा जाता है। अगला है जो बंगाल का अन्य गवर्नर हुए रॉबर्ट क्लाइव के अलावा, उनमें नाम है बरेलास्ट का, इसके अलावा कार्टियल का और वारेन हेस्टिंग्स का। यही वारेन हेस्टिंग्स 2 साल ही यहाँ पे गवर्नर के रूप में बंगाल का काम करता है। फिर 1773 ईस्वी के एक्ट के माध्यम से गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगता है। आइए अब कंपनी के अधीन हम गवर्नर जनरल पढ़ते हैं। यहाँ पे पहला नाम किसका है? वारेन हेस्टिंग्स का। देखते हैं तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया था। मद्रास और बंबई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया और इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन पहला गवर्नर जनरल का नाम क्या रहता है? वारेन हेस्टिंग्स, जिसका कालखंड रहता है 1774 से लेके 1785, यानी कि 1784 का जो पीट्स इंडिया एक्ट आता है उसके समय भी बंगाल का गवर्नर जनरल कौन रहता है? वारेन हेस्टिंग्स से ही रहता है। याद रखिएगा, पीट्स इंडिया एक्ट 1784 में आता है। वारेन हेस्टिंग्स 1750 ईस्वी में कंपनी के एक क्लर्क के रूप में कलकत्ता आता है और अपनी कार्यकुशलता के कारण यह सबसे पहले कासिम बाजार का अध्यक्ष बनता है, बंगाल का गवर्नर बनता है। इसके अलावा यह बाद में कंपनी का गवर्नर जनरल भी यह बन जाता है।
तो यहाँ पे वारेन हेस्टिंग्स का कालखंड देखते हैं। जब यह कंपनी के गवर्नर जनरल के रूप में काम करता है तो सबसे पहला काम करता है, इन्होंने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटा करके कलकत्ता लेके चला गया। 1772 ईस्वी में इसने प्रत्येक जिला में एक फौजदारी और दीवानी अदालतों की स्थापना किया। फौजदारी अदालतों में सदर निजामत अदालत द्वारा निरीक्षित होता था, नाजिम द्वारा नियुक्त दरोगा अदालत की अध्यक्षता करता था, दीवानी अदालत में कलेक्टर मुख्य न्यायाधीश की भूमिका में होता था, जिला फौजदारी अदालत एक भारतीय अधिकारी के अधीन होता था, जिसकी सहायता के लिए एक मुफ्ती और एक काजी यहाँ पे नियुक्त किया गया था। कलेक्टर इस न्यायालय के कार्य की देखभाल करता था। याद रखिएगा यहाँ पे जो है हमारे पास प्रत्येक जिला में क्या किया गया था, तो एक दीवानी और फौजदारी अदालतों का स्थापना वारेन हेस्टिंग्स ने यहाँ पे किया था। तो याद रखिएगा, दीवानी में शादी विवाह तलाक से संबंधित मामला आता था, फौजदारी में जो लड़ाई यानी कि क्रिमिनल केस जो होता है उससे संबंधित चीज को लाया जाता था। अगला है, कलकत्ता में एक सदर दीवानी अदालत और एक सदर फौजदारी अदालत की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के काल में ही किया गया। सदर दीवानी अदालत में कलकत्ता काउंसिल का सभापति और उसी काउंसिल का 2 सदस्य राय रायन और मुख्य कानूनगों की सहायता से न्याय करने का काम किया जाता था। सदर फौजदारी अदालत में नायब निजाम, मुख्य काजी, मुफ्ती और 3 मौलवियों की सलाह से यहाँ पे निर्णय किया जाता था। जिले की दीवानी और फौजदारी अदालतों के मुकदमे अंतिम निर्णय के लिए सदर अदालत में भेज दिए जाते थे। इसके अलावा देखिएगा कि दीवानी मुकदमों में जातीय कानून लागू होता था, अर्थात हिंदू के लिए हिंदू कानून, मुसलमान के लिए मुसलमान कानून होता था। लेकिन जब मामला फौजदारी मुकदमे की बात आता है तो वहाँ पे मुस्लिम कानून को ही वरीयता दिया जाता था। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। तो दीवानी मुकदमे में जातीय कानून का यहाँ पे बढ़ावा दिया जाता था। ठीक, आइए अगला पॉइंट है वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित ही, कि वारेन हेस्टिंग्स के काल में ही यहाँ पे 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर देता है और कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रांत की शासन व्यवस्था दे दिया जाता है। वारेन हेस्टिंग्स ने दोनों उपदीवानों यानी कि बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए राजा सिताब राय को यहाँ पे पद से क्या करता है, हटा दिया जाता है। 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने एक नई भू राजस्व पद्धति की लागू किया करता है, जिसको हम इजारेदारी प्रथा कहता है। तो ये जो नया भूमि का राजस्व इकट्ठा करने की जो व्यवस्था है वारेन हेस्टिंग्स करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इजारेदारी व्यवस्था कहते हैं। इस पद्धति को अपनाने का मुख्य उद्देश्य अधिक भू राजस्व वसूली करना था। इसकी मुख्य 2 विशेषताएं थी। अब ये 2 विशेषता क्या क्या थी इजारेदारी व्यवस्था का, तो देखिए, पहला जो इसका व्यवस्था था कि इसमें 5 वर्ष ठेके का बात किया गया था और इसके अंतर्गत दूसरा व्यवस्था यह था कि उच्चतम बोली लगाने वाले को ही राजस्व वसूली का अधिकार दिया गया था। तो जो इजारे जारी व्यवस्था था वह केवल 5 वर्षों के लिए भू राजस्व वसूल करने का एक पट्टे ठीके पर देने की व्यवस्था वारेन हेस्टिंग्स करता है। क्लियर हो गया। वारेन हेस्टिंग्स ने नवाब की देखभाल के लिए मीर जाफर की विधवा मुन्नी बेगम को उसका क्या करता है, संरक्षक नियुक्त कर देता है। 1775 में मुन्नी बेगम को हटाकर मोहम्मद रजा खां को नवाब का संरक्षक नियुक्त किया जाता है। वही मोहम्मद रजा खां जो कि बंगाल का उप दीवान नियुक्त किया गया था, फिर बाद में वारेन हेस्टिंग्स ने उसको हटा देता है। अगला 1776 ईस्वी में मनु स्मृति का अंग्रेजी अनुवाद एक कोड ऑफ जेंटू लॉज नाम से हुआ है। पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक कोड ऑफ जेंटू लॉज किसका अनुवाद है अंग्रेजी में, तो यह मनु स्मृति का है। फिर विलियम विल्किंसन ने 1785 ईस्वी में भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया। तो भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद कौन करता है, विलियम विल्किंसन करता है। 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम का नाटक का, यह कालिदास द्वारा लिखित नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसके समय में किया जाता है, वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही किया जाता है। वारेन हेस्टिंग्स के समय में 1781 ईस्वी में फारसी एवं अरबी भाषा के अध्ययन यानी कि शिक्षा के लिए, जिसे प्राच्य शिक्षा कहते हैं, अंग्रेजी का शिक्षा कहते हैं, इसके लिए
कलकत्ता में एक मदरसा बनवाया गया और इसके पश्चात 1784 में वारेन हेस्टिंग्स के सहयोग से ही जो उसका मित्र रहता है सर विलियम जोन्स ने प्राचीन भारतीय इतिहास तथा संस्कृति के अध्ययन करने हेतु कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की इन्होंने स्थापना करता है। कौन कौन? तो वारेन हेस्टिंग्स और उसका मित्र सर विलियम जोन्स की सहायता से क्या किया जाता है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया जाता है, जिसका मेन पर्पज रहता है कि शिक्षा और संस्कृति साथ ही इतिहास को जानने की कोशिश किया जाए। 1791 में ब्रिटिश रेजिडेंट जोनानाथ डंकन ने बनारस में हिंदू कानून एवं दर्शन के अध्ययन के लिए एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। तो संस्कृत कॉलेज का स्थापना बनारस में होता है, जोनानाथ डंकल जी करते हैं। काम क्या रहता है? तो हिंदू कानून एवं दर्शन का अध्ययन करने के लिए। तो मनुस्मृति क्या है? हिंदू कानून ही एक प्रकार का है। अगला है पॉइंट, 1804 ईस्वी में बम्बई में एशियाटिक सोसाइटी और 1823 में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना किया गया। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो इसमें मुगल बादशाह यानी कि वारेन हेस्टिंग्स ने मुगल सम्राट को मिलने वाली 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन को क्या करता है? बंद करवा देता है। इसके अलावा वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन किया गया और इसकी प्रकाशन किसने किया है? जेम्स ऑगस्ट हिक्की साहब ने किया है। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया है और इसका अधिकार क्षेत्र कलकत्ता तक था, लेकिन कलकत्ता के बाहर के मुकदमा भी यह सुन सकता था। शर्त एक था कि अगर दोनों पक्ष जो है मुकदमा को सुनवाने के लिए राजी हो जाता है तो कलकत्ता उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में उस मुकदमा को सुनाया जा सकता था। याद रखना है कि कलकत्ता के बाहर का मुकदमा तभी सुना जा सकता है जब दोनों पक्ष यहाँ पे सहमति प्रदान कर दे। इस न्यायालय में अंग्रेजी कानून लागू होता था, तो कलकत्ता का जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पे इंग्लिश कानून लागू होता था। इसका मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि कलकत्ता जो सुप्रीम कोर्ट था इसका मुख्य न्यायाधीश कौन था? एलिजा इम्पे था। इसके अलावा एलिजा इम्पे को 1782 ईस्वी में इस्तीफा देना पड़ता है। इसका कारण क्या रहता है? तो कारण यह रहता है इस समय कि हेस्टिंग्स ने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय से फांसी की सजा दिलवा देते हैं। यही इसका मेन कारण रहता है। तो यहाँ पे एलिजा इम्पे क्या है? तो मुख्य न्यायाधीश है और चेम्बर्स और हाइड याद रखिएगा दो जो है अन्य न्यायाधीश यहाँ पे और रहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट नोट बना के लिखा हुआ है, स्थानीय कानून की अलग अलग व्याख्या से उत्पन्न भिन्नता को खत्म करने के लिए एवं समरूपता लाने के लिए 1775 ईस्वी में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंप दिया गया और NB हालहेड ने इस संकलन को अंग्रेजी में अनुवाद भी किया। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की एक संहिता भी तैयार कर ली गई। तो यह जो नोट बना के लिखा गया है इसमें क्या किया गया है? तो जो कानून में डिफरेंसेस था उसमें समरूपता लाने के लिए क्या किया गया? तो 1775 में इसका 11 पंडितों का एक वो किया गया, एक जगह एकत्रित करवा करके सारे कानूनों को संकलन करवाने का काम किया गया, कोडिफिकेशन करवाने का काम किया गया और इसका जो अंग्रेजी अनुवाद है किसने किया है? NB हालहेड ने इसका संकलन का अंग्रेजी अनुवाद किया है। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीश के लिए मुस्लिम कानून की भी संहिता तैयार कर ली गई। यह भी बात याद रखिएगा, पूछा हुआ यह क्वेश्चन है। नेक्स्ट, वारेन हेस्टिंग्स के समय में अगर हम देखें बात तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 के बीच में होता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच में होता है। वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही लड़ा जाता है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध सालवाई की संधि के माध्यम से कंप्लीट होता है एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि के द्वारा इसे समाप्त कर दिया जाता है। अगला है वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही पीट्स इंडिया एक्ट 1784 इसी के कालखंड में पारित होता है। अगला पॉइंट, इस एक्ट के तहत ब्रिटिश भारत के प्रशासन को नियंत्रित एवं संचालित करने के लिए इंग्लैंड में नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई। तो
क्या है, नियंत्रण बोर्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किसके समय में किया जाता है, तो किया जाता है वारेन हेस्टिंग्स के समय में। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पहले था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किसके समय में होता है, तो यह होता है वारेन हेस्टिंग्स के समय में। इस पॉइंट को याद रखिएगा, पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से। अगला पॉइंट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत भारत में ड्यूअल गवर्नमेंट या दोहरी सरकार की व्यवस्था लागू किया गया, जिसमें एक तरफ कंपनी के डायरेक्टर्स और दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार की एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता था। इस दोहरे नियंत्रण की व्यवस्था को ही हाफ लोफ सिस्टम कहा जाता है। याद रखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी के तहत भारत में ड्यूअल गवर्नमेंट या दोहरी सरकार की व्यवस्था लागू किया गया, जिसमें एक तरफ कंपनी के डायरेक्टर्स और दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार की एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल होती थी, जिसको हम बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते हैं। और ये किसका होता था, ब्रिटिश सरकार का। और दूसरा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, यह किसका होता था, कंपनी का। किसका, ईस्ट इंडिया कंपनी का। दोनों पॉइंट याद रखिएगा। तो इस दोहरे नियंत्रण की व्यवस्था को ही हाफ लोफ सिस्टम कहा जाता है। पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगला पॉइंट, वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही 1772 ईस्वी में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किया गया। इसी के समय में हेस्टिंग्स ने संपूर्ण लगान के हिसाब की देखभाल के लिए एक भारतीय अधिकारी राय रायन की नियुक्ति किया गया, और इस पद को प्राप्त करने वाला पहला भारतीय दुर्लभ राय का बेटा राज बल्लभ था। याद रखिएगा, दुर्लभ राय कहाँ का था, तो यह उड़ीसा का था। इस बात को याद रखिएगा। पहले तो एक ही बंगाल का हिस्सा था, लेकिन यह उड़ीसा का था। अब जो है उड़ीसा वहां का था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के विरोध में इस्तीफा देकर जब वारेन हेस्टिंग्स फरवरी 1785 ईस्वी में इंग्लैंड पहुंचता है, तो एडमंड बर्के ने उस पर बंगाल का शासक सही ढंग से नहीं चलाने के लिए उस पर आरोप लगाता है, और इस आरोप के आधार पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग मुकदमा उस पर चलाया जाता है। यह मुकदमा 1788 ईस्वी में शुरू होता है और 7 वर्ष तक चला है। अंततः 24 अप्रैल 1795 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहें तो उच्च सदन, क्या होता है, उच्च सदन, जिसमें कि केवल और केवल इंग्लैंड के जो बड़े बड़े भूमिपति होते हैं, जमींदार होते हैं, वही इसका सदस्य होता है। 100 लोगों की संख्या वहां पे रहती है। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में वारेन हेस्टिंग्स को सभी आरोपों से क्या किया गया, इसे मुक्त किया गया। और मुक्त करने के बाद इतना ही नहीं, उसे इंग्लैंड के जो तलवार होते हैं वह कह के उसे सम्मानित किया गया है। यानी कि हम देखें अगला पॉइंट, तो 1786 ईस्वी में हेस्टिंग्स के जाने के पश्चात लगान परिषद का पुनर्गठन किया जाता है, और एक नवीन अधिकारी जिसका कि नाम होता है मुख्य सारिस्तादार। मुख्य सारिस्तादार जो कि एक अधिकारी होता है जो कि आपका लगान एकत्रित करने का काम करता है, ठीक ना। तो मुख्य सारिस्तादार की नियुक्ति की गई। इसका कार्य सभी कानूनों के कागजातों की देखभाल करना, और इस पद पर नियुक्त होने वाला पहला व्यक्ति का नाम क्या है, जेम्स ग्रांट है। तो मुख्य सारिस्तादार क्या है बाबू, एक लगान परिषद है जिसका कि पुनर्गठन किया गया। अगला पॉइंट है सुरक्षा प्रकोष्ठ, जिसे कि रिंग फेंस पॉलिसी कहा जाता है। सुरक्षा प्रकोष्ठ यानी कि रिंग फेंस पॉलिसी किसने शुरू किया है, वारेन हेस्टिंग्स ने शुरू करने का काम किया है।